के पाठक कुछ चीज़ें अच्छे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो चीज़ें हैं उसमें मनमानापन बहुत है। मनमानापन तो ये तो नहीं चल पाएगा और मामला कोर्ट भी जाएगा। लोकसभा चुनाव है और युवाओं में इस बात का उत्साह है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने न केवल नौकरी नहीं दी, बात वो नहीं था, जो बची खुची नौकरियां थी उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे बेच दिया, सेना की बहाली को अग्निपथ से जोड़ करके 4 साल का कर दिया। तो ये जो गुस्सा लोगों में था, और अब लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो लगातार नौकरियां दे रही है। वही जीतन राम मांझी है, जब मुख्यमंत्री थे जी और मंदिरों में जाते थे तो भाजपा के लोग उनके निकलने के बाद मंदिरों की धुलाई करवाते थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर भी खूब विवाद हुआ था। आपको याद होगा कि रिजल्ट को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था, और अब आपको बता दें कि पोस्टिंग पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं और इस पूरे मुद्दे को गरमा दिया है बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के एक ट्वीट ने। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए बड़ा इल्जाम लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है और साफ साफ कह दिया है कि पोस्टिंग में बड़ा घोटाला हो रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पहले परीक्षा को लेकर भी हंगामा हुआ, रिजल्ट को लेकर भी बवाल हुआ, और अब जो पूरी उंगलियां हैं वो पोस्टिंग को लेकर भी उठाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है? जीतन राम मांझी जी का मैंने ट्वीट देखा है जी। और उस ट्वीट देखने से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिहार ने जो एक कीर्तिमान बनाया है, पहले 1,20,000 के आसपास बहालियाँ, फिर से 1,22,000 बहाली, तो ये जो बौखलाहट है बहालियों को देने के चलते इस समूचे भाजपा गठबंधन में आपको दिखेगा। और इसलिए भी दिखेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ की अब वो बात नहीं कर रहे हैं जी। बिहार सरकार ने जो वायदा किया था उस पर सरकार अमल कर रही है, तो लगातार बहालियाँ निकल रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बहालियाँ लगातार हो रही है, इससे भाजपा के पेट में तो दर्द है। अच्छा। लोकसभा चुनाव है और युवाओं में इस बात का उत्साह है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने न केवल नौकरी नहीं दी, बात वो नहीं था, जो बची खुची नौकरियां थी उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे बेच दिया, सेना की बहाली को अग्निपथ से जोड़ करके 4 साल का कर दिया। तो ये जो गुस्सा लोगों में था, और अब लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो लगातार नौकरियां दे रही है, तो इसलिए भाजपा के पेट में दर्द है और पूरा गठबंधन अस्त व्यस्त इसके चलते है। और जीतन राम मांझी का जो बयान है जी। वो पूरी तरीके से अनर्गल बयान है, क्योंकि मेरे कई जानने वाले, चूंकि आम छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, मेरे पास आते रहते हैं, जी, बिल्कुल। तो उनमें कई लोगों की बहाली जो सही जगह पे हुई है, कोई पैसा किसी ने नहीं दिया है, देता तो लोग हमको बताते। बिल्कुल जी। इसी तरीके से बिहार से बाहर के जो लोग हैं उनको शहर में मिल रहा है और बिहार के लोगों को गाँव में मिल रहा है, ये कोई मतलब नहीं इसका। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गाँव में ही सरकारी स्कूलों की सीटें ज़्यादा संख्या में खाली थी। तो ये बात तय था कि फर्स्ट फेज में जहाँ पे एकदम सीट नहीं है, जैसे आप जानते हैं कि उत्क्रमित विद्यालय, तो जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं उसमें शिक्षक नहीं थे, तो बहाली होगी तो जाहिर सी बात है कि जो पहला फेज होगा उसमें उत्क्रमित विद्यालयों में सब जगह पे टीचर दिए जाएंगे, तो उसी तरीके से दिया गया है। अब इसमें जीतन राम मांझी इसको पैसे से जोड़ ले रहे हैं। असल में मामला यह है कि चूंकि शिक्षक बहाली से संबंधित जो खबरें हैं वो आम जनता या युवाओं में खास करके अभ्यर्थियों में देखी जाती है, तो जीतन राम मांझी जी को लगता है कि इसी में कुछ बयान देते हुए मार्केट में बने रहना है। अच्छा, खबरों में बने रहना चाहते हैं। पूरा भाजपा जो है इस दौर में युवाओं के एंगल से अगर देखा जाए तो अप्रासंगिक होते जा रहा है। उनके पास युवाओं को के लिए अब कोई कहने की बात नहीं, कोई एजेंडा उनके पास नहीं बचा है। तो किस तरीके से सीन में बने रहें, राजनीतिक हलचल पैदा करते रहें, बस यही प्रयास है अनर्गल आरोप के माध्यम से, इसमें और कोई सच्चाई नहीं। ठीक है। आपने जिक्र कर दिया जीतन राम मांझी के ट्वीट का, उस ट्वीट पर भी हम आएंगे। 2 बातों का जिक्र किया है उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बड़ा घोटाला हो रहा है। ये भी कह दिया है कि मतलब घोटाला इस तरीके से हो रहा है पोस्टिंग के मामले में कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको गाँव भेजा जा रहा है और बाहरी को शहर में डाला जा रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि यहाँ के कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका पोस्टिंग पटना के आसपास शहर में हुआ है जी। तो जब हम देख ही रहे हैं, गांव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है, और गांव में क्यों नहीं हो सकता है किसी का भी पोस्टिंग? बाहर के राज्यों के लोग हैं, वो लोग का गांव में भी हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नियम बना करके किसी को गांव में
रैंडम तरीके से हुआ है और ये अच्छी बात आपको लगता है क्या कि पोस्टिंग में इतना बड़ा घोटाला जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं हो सकता है? क्योंकि हमने भी सुना था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा रैंडमाइजेशन हो रहा है। एकदम हम लोगों ने शुरुआत में ही पता किया कि बहाली आखिर नियुक्ति कैसे हो रही है, पोस्टिंग का क्या मेथड है। हम लोग को पता चला कि रैंडम तरीके से होगा। स्कूल का जो खाली सीटें हैं उसको एक जगह और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक जगह रखा गया और रैंडम तरीके से कंप्यूटराइज तरीके से हुआ है। कोई पैरवी किसी का नहीं चला, कोई पैरवी नहीं चला। गड़बड़ी तो कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं पर ऐसी भी खबरें आई हैं कि वहां पर शिक्षकों की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ज्यादा शिक्षक भेज दिए गए हैं। देखिए अब 1,20,000 में है, इतनी बड़ी संख्या में अगर बहाली हुई है तो संभव है कि कहीं पे कोई विषय का हो गया तो उसको तो वहाँ पे, जैसे अभी जो बहाली हो रही है इस बहाली में तो ट्रांसफर का तुरंत मौका है। और ये कोई नियोजन है नहीं, ये तो राज्यकर्मी के रूप में सीधे बहाल हो रहे हैं। तो जिला में भी ट्रांसफ़र होगा, जिला के बाहर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और जहाँ पे फर्स्ट फेज़ का अगर हो जाए, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि छठ के बाद जब बच्चे स्कूल में पहुँचे तो ये स्थिति न रहे कि वहाँ पे टीचर्स ना हो। तो जब वहाँ पे टीचर्स होंगे और ये लगेगा कि फलाने सब्जेक्ट के टीचर हैं और फिर से नए टीचर आ गए हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी वहाँ के उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हो रहा है, ये छोटी छोटी एरर्स हो सकते हैं, लेकिन उसको घोटाला आप नहीं कह सकते। घोटाला नहीं कह सकते। असल में भाजपा को लंबे समय से 10 साल से सरकार में केंद्र में है, 1 लाख बहाली करने का अनुभव नहीं है केंद्र में रहते हुए भी। और बिहार में 1,20,000 की बहाली ऐसे हो रही है और जल्दी जल्दी हो रही है। तो इसलिए अनुभव के मामले में तो वो पीछे हो गए हैं। भाजपा की सरकार जो है वो अनुभव के मामले में काफी पीछे हो गई है। तो उनको भी आइडिया नहीं है कि इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कहने को तो जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा भतीजा अनाज खाते हैं कि नोट खाते हैं। अब जीतन राम मांझी खुद क्या खाते हैं जी। अभी तक तो जो नीतीश कुमार जी के गुणगान गाते थे, उनका माला जपते रहते थे, अचानक से अब किस लालच में, अब नोट के लालच में या सीट के लालच में, किस लालच में वो अपना सुर बदले हैं वो तो वही जानेंगे। वही जीतन राम मांझी है जब मुख्यमंत्री थे जी। और मंदिरों में जाते थे तो भाजपा के लोग उनके निकलने के बाद मंदिरों की धुलाई करवाते थे। अब उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों की गोद में जाके बैठ गए। तो किसके खाने, माने क्या खाने के लिए वहाँ पे चले गए हैं, क्या खाने के लिए अपनी पूरी विचारधारा को तिलांजलि दे दिए हैं, ये तो वही बेटर जानते हैं। बाकी वो चाचा भतीजा के ऊपर उनका जो भी बयान है वो तो वो स्वाभाविक है, वो विपक्ष में है तो ये सब बात करेंगे। ठीक है, अब हम नियोजित शिक्षकों का जिक्र ना करें आपसे बात करने के दौरान तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और मुहर लग सकता है। देखिए हमने उस संबंध में सुझाव दिए हुए हैं और शिक्षा मंत्री उससे कन्विंस थे। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री भी कन्विंस थे, उनका जो पीएस हैं वो भी कन्विंस थे और उन्होंने हमारे सुझाव के मुताबिक एक ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक न रहे और उसका कारण ये है कि आप शिक्षकों को कैटेगराइज कर देंगे तो इससे स्कूलों का जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर होगा, उसमें हायरार्की बनेगी। तो इसीलिए एक तरह के शिक्षक सबको चाहिए, ये हमने कहा था जी। और सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही है। लेकिन आपका तो एक और पॉइंट था कि बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन सुनने में जो आ रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है 10 तारीख ये तारीख होगी जब उन्हें मामूली परीक्षा देनी होगी। तो मामूली परीक्षा के लिए मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा लेकिन बिना शर्त आपने भी कहा। बिना शर्त तो मांग थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर सरकार ये कह रही है कि बगैर कोई क्राइटेरिया के आपको एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में लेके चले जाएंगे तो लीगली मामला फंस सकता है। जैसे पहले पंचायत शिक्षक थे, जब उनको नियोजन में लाया गया तो उनके लिए परीक्षा हुई थी। उसी तरीके से आप नियोजित शिक्षक हैं, आपको राज्यकर्मी में ले जाना है तो बीच में क्राइटेरिया बनाना हो सकता है कि लीगल कोई बॉन्डिंग हो। तो अगर वो मामूली परीक्षा है तो देने में किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, भेदभाव ना हो, ये मतलब नहीं होगा अभी भी आप कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक ना कहलाएं। वो विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएं। पहले से देखिए विशेष शिक्षक हैं जी जी जी। तो विशेष शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, ये शिक्षक, वो शिक्षक, अतिथि शिक्षक नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए एक तरह के शिक्षक सबको लगता है कि 22 तारीख को जो सुझाव, जो प्रस्ताव दिया जाएगा कुछ फाइनल होगा। अब
ये तो कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेकिन जानकारी तो आपके पास भी आती रहती है। ये तो जानकारी आप लोग के पास पहले आएगी जी। तो मीडिया के माध्यम से सूत्र जो है वो तो सूत्र हमारे पास नहीं आते हैं। हाँ। सूत्र आपके पास जाते हैं, वहां से हमारे पास आते हैं, तो आप लोग को पता चलेगा पहले मेरे ख्याल। लेकिन मांग अभी भी आपकी प्रमुख है। निश्चित तौर से वो मांग बिहार के नियोजित शिक्षकों के सम्मान की केवल बात नहीं है, बात है कि बिहार के स्कूलों के भीतर लोकतंत्र ठीक तरीके से काम करे। जो शिक्षक नियोजित पहले थे, अब अगर वो राज्यकर्मी हो रहे हैं तो उनको अलग से टैग लगाने की जरूरत नहीं थी, एक बात ये। और उनकी वरीयता, उनका जो ये है सीनियरिटी है, उसको मेंटेन रखा जाए। जब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से। आपको एक आखिरी सवाल ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको मालूम होगा कि साफ साफ विभाग का आदेश आ गया है कि अगर कोई भी शिक्षक अगर संघ से जुड़ते हैं या कोई संघ बनाते हैं तो कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई हो भी रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एंटी डेमोक्रेटिक है और गैर संवैधानिक। कोई महिला टीचर पर कार्रवाई हो गई जी, मैं सुना हूँ और ये मतलब दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर वो एक पद पे आता है, सरकारी पद पे है, तो उनको अपना संगठन बनाने का अधिकार कोई बिहार के शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। वो देश के संविधान में है, और बिहार में जितने शिक्षक संगठन हैं उनका रोल क्या है ये भी शिक्षा विभाग को जानना चाहिए। जब शिक्षा विभाग कोई भी कानून बनाता है या कोई भी बदलाव लाना ये लोग चाहते हैं, तो आईएएस ऑफिसर जो 2-3 बैठे हुए हैं वो नहीं बना देंगे, बल्कि इनपुट जो उसके लिए है वो शिक्षक संगठन ही देते हैं। तो शिक्षक संगठन इसलिए भी ज़रूरी था। और दूसरी बात कि जो आम शिक्षक हैं उनके साथ अगर कुछ ज़्यादती होती है, उनके हक अधिकारों की कटौती होती है, तो आवाज़ कौन उठाएगा? शिक्षक संगठन उठाएंगे। वो रजिस्टर्ड शिक्षक संगठन है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने, बिहार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है ये कोर्ट में सर्वाइव नहीं करेगा, और निश्चित तौर से आपको लगता है कि ये पूरा मामला कोर्ट भी जाएगा? निश्चित तौर से जाएगा जी। ये बहाली हो जाएगी, सबकी पोस्टिंग हो जाएगी, और शिक्षकों को लगेगा कि हमको संगठित होना है, बिल्कुल, संघ बनाना है या पहले से बने हुए संघ में जुड़ना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप नहीं कर पाएंगे, पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। मतलब के पाठक का जो डंडा चल रहा है, ये मनमानापन है। के पाठक कुछ चीजें अच्छे करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी जो चीजें हैं उसमें मनमानापन बहुत है। तो ये तो नहीं चल पाएगा। और मामला कोर्ट भी जाएगा। कोई भी शिक्षक संगठन कोर्ट जा सकता है। जिस महिला शिक्षिका को हटाया गया है कि आपने बबीता जी को हटाया गया है, वो अगर कोर्ट में चली जाए तो कोर्ट तो उनको रिलीफ देगा, निश्चित तौर से देगा। तो ये बिना मतलब का सरकार की लोकप्रियता को कमजोर करने वाला फैसला है, और हमें नहीं लगता कि ये टिकाऊ कोई फैसला होगा। ये टिकाऊ फैसला होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ जी, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।